वेलकम एवरीवन। आप सबको मेरा नमस्कार। आज के इस चक्रपाणी आयुर्वेदा के द्वारा आयोजित इस स्वास्थ्य चर्चा में आप सबका स्वागत है। आज की इस स्वास्थ्य चर्चा में हमारा चर्चा का विषय है मसाले, घर के मसाले और उनका हम लोग कैसे उपयोग कर सकते हैं अपने स्वास्थ्य को अच्छा रखने के लिए, या जिसे हम कह सकते हैं कि उनका कुछ छोटी-छोटी जो घर में हमें लाइक हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं, उनके लिए हम लोग मसालों का कैसे हेल्प ले सकते हैं। तो ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग विषय है, जिसमें कि हम लोग घर में ही, जिसे हम कह सकते हैं कि होम रेमेडीज जैसा, बट होम रेमेडीज ऐसा होता है कि घरेलू उपचार जिसमें हम थोड़ा बहुत कुछ होता है तो हम इन चीजों का उपयोग कर सकते हैं। मगर अगर कोई दिक्कत ज्यादा है या बड़ी है तो ये सजेस्टेड नहीं है कि आप इन पे डिपेंड करें, तो आपको अवश्य किसी चिकित्सक से मिलके उसकी ट्रीटमेंट लेनी चाहिए। तो हम लोग एक बार ऐसे छोटे-छोटे घरेलू जो दिक्कतें हो जाती हैं, जैसे कभी गैस हो गई, कभी पेट की कुछ समस्या हुई, कुछ कोल्ड कफ, जुकाम, खांसी ऐसा सब हो गया, उसमें हम लोग अपनी किचन रेमेडीज मतलब किचन की चीज़ों से कैसे हम खुद को हेल्प कर सकते हैं, उसकी हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं। सो एक बार हम इस विषय को शुरू करते हैं। आप में से किसी का कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो, आप कुछ पूछना चाहते हो, तो हम लोग लास्ट में उस पर चर्चा करेंगे। आप मैसेज में भी हमें टाइप करके डाल सकते हैं। तो आइए हम लोग इस विषय को शुरू करते हैं। ना मसाले, हम लोग सब पता है, हमें सभी को पता है कि हम लोग घर में मसाले यूज करते हैं। हमारी किचन की जो मेन इंग्रेडिएंट्स में आता है, अगर हम लोग कुछ भी कुकिंग करते हैं, कुछ भी है, हमारी किचन की मेन इंग्रेडिएंट्स में मसाले हैं सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ना। और स्पेशली हम लोग जब भारत की डिशेस की, इंडियन डिशेस की बात करें, तो मसालों का उसमें बहुत बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस हमने देखा है कि मसाले ही हैं सब कुछ, लाइक कुछ फ्लेवरिंग के लिए है, टेस्ट के लिए है। इवन इंडिया में भी, बिकॉज हमारे डिफरेंट राज्य हैं, डिफरेंट स्टेट्स हैं, उसमें भी अगर हम देखें तो आपको एक ही डिश का डिफरेंट टेस्ट पता लगता है, क्योंकि डिफरेंट स्पाइसेस यूज होते हैं, डिफरेंट तरह की मसाले यूज होते हैं। तो हम उस मसालों का जो हम लोग भारतीय खाने में यूज करते हैं वो हम सब जानते हैं ना। इंडियन फूड ही ऐसा है कि हम लोग बचपन से वो चीजें खाते आ रहे हैं, यूज करते आ रहे हैं, पर उसे उनका क्या उपयोग है, क्या हम लोग छोटी छोटी चीजों में उनका कैसे उपयोग कर सकते हैं, आज उस पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। एक इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट जो और है कि जो लोग थोड़ा बहुत अभी आयुर्वेदा की ट्रीटमेंट करते हैं या ट्रीटमेंट लेते हैं या थोड़ा बहुत पढ़ते हैं, तो उन्हें पता होगा कि हम लोग प्रकृति की बात करते हैं कि हर एक इंसान डिफरेंट है, सबकी प्रकृति डिफरेंट है। तो किसे कौन सा मसाले लेने चाहिए या किसे कौन सा खाना खाना चाहिए, ये हम लोग सब प्रकृति पे बेस्ड है कि आप वात प्रकृति के हैं या पित्त प्रकृति के हैं या कफ प्रकृति के हैं। तो उसमें कभी-कभी घर में जो कुकिंग करते हैं, जो खाना बनाते हैं, उनके लिए एक समस्या का विषय हो जाता है कि अ, एक प्रकृति के लोगों के लिए एक तरह का खाना एडवाइजेबल है, दूसरी प्रकृति के लोगों के लिए दूसरी तरह का खाना एडवाइजेबल है। तो वो क्या करें अब? घर में अगर 4 लोग हैं तो 4 तरह की डिशेज़ तो नहीं बना सकते। तो उसमें इन मसालों का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस आता है कि कोई डिश ऐसी है जो कि वात प्रकृति के लोगों के लिए अच्छी है पर पित्त के लिए अच्छी नहीं है, तो आप उसमें वैसे मसाले यूज करिए जो कि पित्त प्रकृति के लोगों के लिए अच्छे हैं, तो वो एक बैलेंस्ड फूड बनता है जो कि सब तरह के लोग खा सकते हैं। उस पर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो मसालों का सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस जो है, हम लोग क्यों यूज करते हैं अपने कभी कभी ऐसे ही बैठे अगर आप सोचें तो हमारे खाने में इतने सारे स्पाइसेस क्यों यूज होते हैं, क्यों हम लोग इतने मसाले यूज करते हैं? मेनली हर एक मसाले में डाइजेस्टिव इफेक्ट है, मतलब वो पेट की समस्याओं को दूर रखने के लिए
हम लोग ये स्पाइसेस यूज़ करते हैं, और कॉम्बिनेशन ऑफ स्पाइसेस होते हैं कि ये नहीं कि हम सिर्फ एक ही तरह का मसाला यूज़ करते हैं, जैसे किसी चीज़ में सिर्फ जीरा डाला या सिर्फ हींग डाला, ऐसा नहीं है। कॉम्बिनेशन होता है, जीरा, हींग, हल्दी, ना हमारे इंडियन फूड्स में ये सब चीज़ें कॉमनली डलती हैं। तो उन सब का क्या इम्पोर्टेंस है वो देखते हैं। इससे हम लोग इस नॉलेज को यूज़ करते हुए आप अपना खाना एक बैलेंस्ड फूड बना सकते हैं, जो कि हर एक प्रकृति के लोग ले सकते हैं। और वो खाना अगर गैस बनाने वाला है या पचने में भारी है, तो उसको स्पाइसेस के साथ कंबाइन करके कौन से सही मसाले आपको यूज़ करने चाहिए, और कैसी प्रकृति के लोगों के लिए कैसे मसाले अच्छे हैं, वो सब ये आज का की चर्चा अटेंड करने के बाद आपको काफ़ी इस पे एक हेल्प मिलेगी, काफ़ी क्लियर हो जाएगा कि कौन से मसाले आपको किसके लिए यूज़ करने हैं, किसके लिए कितना मसाला ज़्यादा यूज़ करना है या कम करना है, और कौन से खाने में कौन से मसाले यूज़ करने चाहिए। तो हम लोग एक बार शुरू करते हैं। हमारा ये जो चर्चा का आज का विषय है, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है और हमारे किचन में बहुत सारे तरह के मसाले हम लोग यूज़ करते हैं, तो हम लोग आज कुछ कॉमन मसालों पे डिस्कशन करेंगे, और अगले हफ्ते शनिवार को सेम ठीक इसी समय पे हम बाकी के कुछ और मसालों पे चर्चा करेंगे। तो आज हमने बहुत कॉमन मसाले लिए हैं जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं। उसमें है जिंजर, जिसको हम अदरक कहते हैं, देन टर्मरिक, हल्दी, देन क्यूमिन, जीरा, कोरिएंडर, धनिया, ब्लैक पेपर जिसे हम काली मिर्च कहते हैं, फेनल जिसे सौंफ, और एसाफेटिडा जिसे हम हींग कहते हैं। तो ये 7 तरह के मसाले हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले जिंजर की बात करते हैं, अदरक की बात करते हैं। बहुत ही कॉमन मसाला है। भारत में अगर हम बात करें तो हर जगह यूज़ किया जाता है, इवन ऑल ओवर द वर्ल्ड, ना पूरी दुनिया में इसको यूज़ करते हैं। पर भारत में अदरक एक ऐसी चीज़ है जो हर एक किचन में आपको पाई जाएगी। हर एक किचन में आपको अदरक तो मिल जाएगा, चाहे सूखे फॉर्म में जिसे हम लोग सौंठ कहते हैं या सुंठी कहते हैं, उस फॉर्म में, या फिर फ्रेश अदरक के फॉर्म में। और ऑलमोस्ट हर एक खाने में वो यूज़ भी किया जाता है, बहुत फ्लेवरिंग इफ़ेक्ट के लिए भी, उसके डाइजेस्टिव इफ़ेक्ट के लिए भी। तो बहुत सारे उसके इफ़ेक्ट हैं, हम लोग उसके लिए यूज़ होते हैं। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट वो है कि अगर आप कभी सोचें कि क्यों हम इंडिया में इतने सारे मसाले यूज़ होते हैं, अगर आप बाकी फूड्स देखें, बाकी कंट्रीज़ के फूड्स देखें, तो वो इतने सारे कॉम्बिनेशन ऑफ ये स्पाइसेस यूज़ नहीं करते। हाँ? इसे अगर आप देखें तो हम लोग बचपन से ही आयुर्वेद को फॉलो करते आते हैं, नोइंगली और अननोइंगली, मतलब हमें पता होता है या नहीं पता होता, मगर हम लोग आयुर्वेद की जो चिकित्सा है या आयुर्वेद की जो बहुत बेसिक इम्पोर्टेंस है, वो हम लोग बचपन से ही हमारे खाने में होती है। इसलिए जो इंडियन फूड है वो बहुत ही हेल्दी माना गया है ना? तो ये मसालों का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। एक बार अदरक से शुरू करते हैं। अदरक जो है, अदरक की हम बात करें तो 2 फॉर्म में अवेलेबल होता है। एक तो फ्रेश अदरक और एक सौंठ, जैसे मैंने अभी बताया, सूखा हुआ अदरक। सौंठ जो है वो अदरक को ऐसे ही सुखा के नहीं बनाते, उसपे कुछ प्रोसेसेस होते हैं, कुछ पर्टिकुलर लिक्विड्स में उसको पकाया जाता है, तब सौंठ बनता है। तो अदरक और सौंठ में बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ में या उनके गुणों में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं होता, बट थोड़ा बहुत ऐसा इम्पोर्टेंट इफ़ेक्ट आता है, जो कि डिफरेंट प्रकृति के लोगों के लिए बहुत अच्छा है। जैसे कि हम लोग अदरक की बात करें, जो फ्रेश जिंजर है, ताज़ा अदरक है, वो तासीर में गर्म रहता है। तो जब हम गर्म तासीर की बात करते हैं, तो गर्म तासीर की चीज़ें पित्त प्रकृति के लोगों के लिए बहुत अच्छी नहीं होती। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि अदरक उनको नहीं लेना चाहिए। इसका मतलब ये है कि अदरक को लें तो थोड़ी क्वांटिटी में लें और मौसम के हिसाब से लें। जैसे सर्दी में थोड़ी क्वांटिटी में आप कुछ गर्म चीज़ लेते हैं, तो पित्त प्रकृति के लोगों को कोई दिक्कत नहीं करेगा। मगर अगर बहुत गर्मी है, तो उसमें आपको अदरक नहीं लेना चाहिए पित्त प्रकृति के लोगों के लिए, क्योंकि वो पित्त को बढ़ाता है। मगर वात और कफ के लोग उसको ले सकते हैं। मगर अगर आपको ऐसा कुछ कंडीशन है या आप कुछ ऐसा खाना है, बनाते हैं, जिसमें कि अदरक डलेगा ही, तो आपके पास जो उसका ऑप्शन है कि आप अदरक नहीं डाल के सौंठ डालें। सौंठ जो है वो अदरक से कम उष्ण होती है, मतलब कम गर्म होती है। ठंडी नहीं होती और ना ही गर्म होती है अदरक के जैसे, उसे हम लोग कहते हैं
कि एक तरह से मीडियोकर है कि ना तो बहुत ठंडी ना बहुत गर्म। तो अदरक की जगह पे सूखा हुआ अदरक जो सौंठ मिलती है, पित्त प्रकृति के लोगों के लिए वो यूज़ करना सबसे अच्छा माना गया है। ऐसे ही हम जब बात करें तो क्वांटिटी मैटर करती है। जैसे हम बात कर रहे हैं कि अदरक जो है वो वात और कफ के लोगों के लिए अच्छा है। तो वो अगर उसको रेगुलर या थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़ करते हैं तो उनके लिए वो अच्छा है। मगर पित्त प्रकृति के लोग भी उसे यूज़ कर सकते हैं बट लिमिटेड क्वांटिटी, मगर अगर आप डालें तो छोटा-सा एक टुकड़ा आप अदरक का यूज़ कर रहे हैं, तो पित्त प्रकृति के लोगों के लिए वो भी चलता है। ऐसे ही हम बात करें तो अ, अदरक का आपने ये भी सुना होगा कि घर में अगर किसी को कोई खाँसी-ज़ुकाम या ऐसा होता है तो अ, घर में जो मदर हैं वो काढ़ा बना के देते हैं, जिसमें कि अदरक एक बहुत इम्पोर्टेंट इंग्रीडिएंट होता है। अदरक ज़रूर होता है उस काढ़े में अगर किसी को खाँसी-ज़ुकाम ऐसा कुछ हो गया। तो अदरक का ज़ुकाम के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंस है। इस यहाँ पे मैं एक थोड़ा-सा चीज़ को क्लैरिफ़ाई करना चाहूँगी कि हम यहाँ पे अ, अदरक वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ की ये ठंड की वज़ह से हुआ हुआ कोल्ड है। जैसे जिसको हम बोलें कि सर्दी में जो या ठंड लगने की वज़ह से या बारिश में भीगने की वज़ह से जो ठंड की वज़ह से कोल्ड होता है, उसमें अदरक को देना लाभकारी होता है। जो गर्मी की वज़ह से कोल्ड हुआ है, अगर गरम मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी के मौसम में है, तो उसमें अदरक सजेस्टेबल नहीं है। तो हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं ठंड से होने वाले ज़ुकाम की। उसमें फ्रेश जिंजर उसको काढ़ा बना के लाइक पानी में उबाल के वैसे ले सकते हैं, या फ्रेश जिंजर का जूस निकाल के उसको हनी के साथ ले सकते हैं। ये भी एक बहुत कॉमन होम रेमेडी है। बहुत आप में से बहुत लोग यूज़ भी करते होंगे कि अगर किसी को खाँसी हो रही है और ना थोड़ी बहुत खाँसी है और रात में लेटने से बहुत ज़्यादा खाँसी होती है या ठंड की वज़ह से खाँसी चलती है, तो मदर्स जो हैं वो फ्रेश जिंजर का जूस निकाल के, फ्रेश अदरक को कूट के उसका थोड़ा-सा जूस और शहद में मिक्स करके देते हैं, ना? तो वो कफ़ के लिए, खाँसी के लिए बहुत इफ़ेक्टिव है और कोल्ड में भी वो बहुत इफ़ेक्टिव है। ऐसे ही अदरक जो है वो डाइजेस्टिव भी है। मतलब हमारी पेट की जितनी समस्याएँ हैं, उसके लिए अदरक बहुत हेल्प करता है। अदरक को जैसे आपको अगर भूख नहीं लग रही या बहुत भारीपन-सा हो रहा है, जैसे कई बार होता है कि हमने पहले का खाना खाया मगर भारी खाना खाया या ज़्यादा खाया या अनटाइमली खाया, मतलब समय पे नहीं खा के कुछ समय में ऊपर-नीचे हो गया और भारी खाना खाया गया, तो आपको बहुत घंटों तक ऐसा लगता रहता है कि बहुत भारीपन हो रहा है या भूख नहीं लग रही है, या कभी ऐसा होता है कि बहुत अ, दिनों तक ऐसा चलता रहता है कि आप खा तो रहे हैं पर आपकी इच्छा नहीं हो रही है, आपको अरुचि जैसा हो रहा है, खाने का मन नहीं करता या पेट में भारीपन है। उसमें अदरक को एज़ अ मेडिसिन अगर आप घरेलू उपचार के हिसाब से यूज़ करते हैं तो बहुत इफ़ेक्टिव होता है। उसमें आपको करना क्या है, अदरक का आप छोटा-सा टुकड़ा लें, फ्रेश अदरक, अ, उसको थोड़ा-सा कूट के या ग्रेट करके उसमें थोड़ा-सा नमक डाल के उसको आप खाने से पहले, खाने से 10-15 मिनट पहले ऐसे ही चबा के ले सकते हैं। तो उससे आपको भूख लगना या भारीपन होना उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो इसका ये जो डाइजेस्टिव इफ़ेक्ट है उसमें आपको जब अदरक यूज़ करना है तो आप इस तरह से उसको यूज़ कर सकते हैं। बहुत थोड़ी-सी क्वांटिटी में अदरक लें, उसको ग्रेट करें, उसको कद्दूकस जो घिसते हैं वो घिस लें और उसमें थोड़ा-सा नमक डाल के उसको मिक्स करके थोड़ा-सा जैसे टैबलेट जैसे गोली जैसे बना के उसको आप मुँह में डालिए, उसको थोड़ा-सा चबा के ले लीजिए। उससे आपको जो भारीपन है या भूख नहीं लगना है, उसमें बहुत हेल्प होता है। ऐसे ही अगर आपके पास फ्रेश जिंजर अवेलेबल नहीं है, उस टाइम पे आप सौंठ है आपके पास, सूखा हुआ अदरक है, तो उसको पानी में उबाल के उसका जल बना के या उसका पानी लेके, उसमें भी वो बहुत हेल्पफुल रहता है। उसको आप हनी भी मिक्स कर सकते हैं उसमें। जैसे हम लोग मैंने बताया कि सौंठ का पानी है, उसमें थोड़ा-सा मधु आप शहद डालते हैं, तो वो भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। ऐसे ही हम लोग आम की बात करते हैं, आपने सुना होगा कि आम की बात करते हैं, मतलब खाना अच्छे से पचा नहीं है, ऐसा लग रहा है भारीपन है, तो उसमें हमारे शरीर में जो आम बनता है, उसमें भी जो सूखा हुआ अदरक है, सौंठ है, उसका बहुत ज़्यादा महत्व है। उसमें सुंठी जल कहते हैं हम लोग, सुंठी मतलब सूखा हुआ अदरक, सौंठ, और उसका जल मतलब कि आपको जैसे गर्म पानी में
थोड़ा सा सौंठ डाल के हल्का सा उसको उबाल के ढक लीजिए। ढक के उसको थोड़ी देर पड़ा रहने दें, ढका रहने दें। फिर उसको छान के उस जल को, जैसे एक हर्बल टी, 1 कप ऑफ हर्बल टी आप लेते हैं वैसे ले सकते हैं। चाहे तो उसको 1 लीटर पानी में ऐसा अदरक, ऐसा सौंठ का पानी मिक्स कर दें तो वो थोड़ा डाइल्यूट हो जाता है, वो ले सकते हैं। वो दिन भर में थोड़ा-थोड़ा करके ले सकते हैं। उससे एक तो आम की समस्या के लिए बहुत अच्छा है। एक हम लोग, आपने सुना भी होगा कि जॉइंट पेन्स के लिए कहते हैं कि अदरक लेना बहुत अच्छा है, पर अदरक किस फॉर्म में लेना है? कभी-कभी ये कन्फ्यूज़न होता है कि अदरक लेना अच्छा है, पर कैसे लें? खाने में तो हम अदरक ले ही रहे हैं। तो उसमें ये जो शुंठी जल मैंने बताया कि जो सौंठ से बना हुआ जो पानी है, उबला हुआ पानी है सौंठ डाल के, उसको अगर आप लेते हैं, या तो 1 कप दिन में 1 बार या 2 बार मौसम के हिसाब से और आपकी प्रकृति के हिसाब से ले सकते हैं, या फिर उसको आप 1 लीटर की अपनी बॉटल में वो जल को डाल दीजिए और थोड़ा-थोड़ा करके पूरे दिन में ले सकते हैं। तो इससे आपका जैसे जॉइंट पेन्स है या आपकी पेट की थोड़ी समस्या है, पेट में भारीपन है, गैसेस हैं, ये सब में वो हेल्प करता है। ऐसे ही अदरक जो है वो जो बलगम होती है, जो कफ आता है, उसको निकालने के लिए भी अदरक को शहद में मिला के, अगर अदरक का जूस शहद में मिला के लेते हैं तो वो भी बहुत हेल्पफुल होता है। तो अदरक के बहुत सारे इफ़ेक्ट हैं। ने जो खाने में हम लोग थोड़ा अदरक डालते हैं, जैसे कोई आप गैस करने वाली चीज़ है, गोभी है या कोई बैंगन है, ऐसा कुछ बनाते हैं जिसे हमें पता है कि गैस होती है, तो उसमें अदरक ज़रूर डलता है। अदरक है, हींग पे हम आगे चर्चा करने वाले हैं। हींग है, उसपे उसको हम लोग वो डाल के बनाते हैं तो उसका वात को बढ़ाना या गैस को बढ़ाने का जो इफ़ेक्ट है वो कम हो जाता है। हाँ? तो आप जभी भी कुछ ऐसा खाना बनाएँ तो आपको ये सब चीज़ें हेल्प कर सकती हैं। नेक्स्ट हम लोग चर्चा करने वाले हैं हल्दी पे। बहुत ही एक कॉमन स्पाइस है। अ, सब घरों में, सब सब किचन में यूज़ होता है, अवेलेबल रहता है और आजकल इस कोरोना काल में अगर आप देखें तो ये बहुत एक तरह से फ़ेमस भी हो रहा है कि ये हल्दी वाला दूध, हल्दी डाल के दूध लेना या जो काढ़ा है उसमें हल्दी डालना या हल्दी का पाउडर पानी में डाल के लेना। हल्दी वाला दूध बहुत कॉमनली लोग ले रहे हैं और लेना अच्छा भी है, बिकॉज़ हल्दी के इतने सारे इफ़ेक्ट हैं, लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। बट हल्दी एंटीबैक्टीरियल है, एंटी स्पाज़्मोटिक है, हीलिंग भी बहुत अच्छा करती है, इम्यूनिटी को बढ़ाती है ना, एंटी इन्फ्लेमेटरी है, मतलब अगर शरीर में कहीं सूजन है, कहीं इन्फेक्शन हो रहा है, तो उसको कम करने में हल्दी काम आती है। तो दूध में जो हल्दी डाल के लेने का आजकल बहुत ट्रेंड चला है, दैट इज़ वेरी राइट ना, उसको ले सकते हैं, मगर कौन-सी प्रकृति के लोगों को कितनी लेनी चाहिए, उस पे हम लोग एक बार चर्चा करते हैं। जैसे हल्दी अ, वात और कफ के लोगों के लिए बहुत अच्छी है। हल्दी भी उष्ण होती है, तो पित्त के लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हल्दी लेना अच्छा नहीं है, मगर हम लोग अब बात करें कि अपने खाने में हम लोग जो थोड़ा बहुत हल्दी लेते हैं, वो उनके लिए चलेगा। उसमें वो पित्त को नहीं बढ़ाती, ना? इसमें होता क्या है कि हल्दी उष्ण है और बहुत ज़्यादा आप लेते हैं तो पित्त बढ़ाने के चांसेस हैं, मगर अगर हम लिमिटेड क्वांटिटी में लेते हैं तो पित्त प्रकृति के लोगों के लिए भी वो उतनी ही इफ़ेक्टिव है। इसमें एक चीज़ और होती है, और एक तरीका और है इसको यूज़ करने का। हम जैसे बता रहे हैं कि हल्दी उष्ण है, गरम है तासीर में, तो उसकी गरम तासीर को कम करने के लिए हल्दी को अगर हम लोग घी में भून लें, तो उसकी जो गरम तासीर है वो कम हो जाती है। घी जो है वो ठंडी तासीर का होता है, शीत होता है। तो थोड़ा-सा घी में भुनी हुई जो हल्दी है, वो पित्त प्रकृति के लोग अगर लेते हैं तो उनको कोई गर्म नहीं करती वो। तो वात और कफ प्रकृति के लोग हैं, हल्दी ऐसे ही दूध में डाल के ले सकते हैं। पित्त प्रकृति के लोग जो हैं, हल्दी को थोड़ा-सा घी में भून के रख लें और जभी भी दूध में डालें तो वो भुनी हुई हल्दी डालें, तो उससे उनको वो गरम नहीं करेगी, उनका पित्त नहीं बढ़ाएगी। ना? तो ये बहुत एक सिंपल सी चीज़ है जो कि हम लोग प्रकृति के हिसाब से अगर अपनी प्रकृति के हिसाब से अगर हम लोग उसको किसी पर्टिकुलर चीज़ में लाइक ऐड करते हैं या भूनते हैं या मिक्स करते हैं, तो वो उसकी उष्णता को कम कर देता है। तो ऐसे ही डिफरेंट मसाले ऐसे ही कॉम्बिनेशंस के साथ यूज़ किए जाते हैं। हल्दी का एक उन लोग को कॉमनली पता भी है कि वो हीलिंग बहुत अच्छी करती है। हीलिंग इफ़ेक्ट रहता है। इसलिए अगर आप कभी देखें कि
कभी कोई चोट लग जाए, अंदरूनी चोट हो, या कभी ऐसा होता है कि कहीं स्प्रेन हो गया, या हाथ या पैर कहीं मुड़ गया, या कोई ऐसी चोट लग गई जो सूजन हो गई, बाहर से इतना नहीं दिख रहा पर अंदर से पता लग रहा है कि दर्द हो रहा है या सूजन हो रही है, तो उसमें हल्दी वाला दूध सजेस्ट किया जाता है कि हल्दी वाला दूध लो, और ये धीरे-धीरे से दर्द कम हो जाता है या सूजन कम हो जाती है। बिकॉज़ हल्दी में एंटी इन्फ्लेमेटरी इफ़ेक्ट है, सूजन को कम करने का इफ़ेक्ट है, और हीलिंग करने का भी इफ़ेक्ट है। तो वो धीरे-धीरे से अंदर कोई चोट लगी है तो उसको धीरे-धीरे से वो हील कर देती है, और सूजन वहाँ की कम हो जाती है, तो दर्द भी कम हो जाता है। ना? तो इस हिसाब से हल्दी वाला दूध इसमें भी बहुत कारगर है। जैसे कभी पैर मुड़ गया या कभी कुछ ठोकर लग गई, जैसे बाहर आपको कोई चोट का निशान नहीं है बट अंदर दबाने से दर्द होता है या थोड़ा सूजन हो रहा है, तो उसमें हल्दी वाला दूध पीना बहुत इफ़ेक्टिव है। ऐसे ही हल्दी का उस जगह में लेप लगाना, जैसे हल्दी को हल्का-सा गर्म पानी में पेस्ट जैसा बना के उसको उस एरिया में जहाँ सूजन हो रही है या दर्द हो रहा है, वहाँ पे लगा के अगर थोड़ा बैंडेज कर देते हैं, तो भी उसका एक्सटर्नल हीलिंग इफ़ेक्ट भी बहुत अच्छा होता है कि बाहर से भी वो हीलिंग करती है। तो हाँ, जैसे आपने देखा भी होगा कि घर में अगर कभी किसी को कोई जैसे कोई चोट लग गई या कोई कट लग गया, या कोई ऐसा घर में काम करते वक़्त कहीं हल्का-सा स्क्रैच हो गया, जैसे कोई खरोंच आ गई, उसमें भी हल्दी का पेस्ट लगाते हैं अगर आप, तो हल्दी बहुत अच्छे से हीलिंग करती है, तो हल्दी का वो भी बहुत इफ़ेक्ट है। इसी के साथ हल्दी अपने इंडिया में बहुत यूज़ होती है, और हमें पता भी है कि हल्दी का स्किन के लिए भी बहुत अच्छा इफ़ेक्ट है, जो स्किन ग्लो के लिए काम करती है। आपने देखा भी है कि फेस पैक्स में कॉमनली यूज़ होती है, जैसे शादियों में हल्दी की रस्म की जाती है, वो उसका पूरा रीज़न यही है कि हल्दी का जो इफ़ेक्ट है वो अ, स्किन का ग्लो बढ़ाने के लिए हल्दी बहुत इफ़ेक्टिव है। तो इसलिए भी एक उसका रीज़न है कि ये हमारी प्रथा शादियों में जो होती है कि हल्दी की रस्म है, ना? हल्दी क्यों? क्योंकि स्किन को ग्लो करने के लिए, स्किन की अच्छी से वो चमके, इसके लिए हल्दी यूज़ होती है। इसमें एक बहुत सिंपल सा जो घरेलू हम लोग यूज़ कर सकते हैं, वो है जैसे हल्दी को आप बेसन और दूध के साथ मिला के, बहुत थोड़ी-सी हल्दी, बेसन और दूध, इन सबको मिला के एक पेस्ट जैसा बनाएँ, उसका एक फेस पैक बना सकते हैं घरेलू, है ना? होम मेड फेस पैक बना के उसको फ्रेश उसी टाइम पे बनाएँ। उसको अगर फेस पे लगाते हैं वीकली वन्स और ट्वाइस में, बहुत अच्छा अम, स्किन ग्लो होता है। ना, स्किन के लिए बहुत अच्छा एक तरह से फेस पैक बनता है वो स्किन ग्लो के लिए, और बेसन होने की वजह से उसमें स्क्रबिंग इफ़ेक्ट भी आता है, तो आपकी स्किन की जो डेड स्किन है, फेशियल स्किन की, वो भी निकलती है। ना, तो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्सटर्नल यूज़ भी है, एक्सटर्नल यूज़ स्किन के लिए भी है, एक्सटर्नल यूज़ हीलिंग के लिए भी है। ना, ऐसे ही हल्दी को जैसे हमने बात करी, हल्दी वाला दूध कोल्ड कफ में भी देते हैं, बिकॉज़ उसमें एंटी बैक्टीरियल एक्शन है। तो अगर खाँसी हो रही है बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से या वायरल इन्फेक्शन की वजह से, तो हल्दी वाला दूध भी उसमें काम आता है। ऐसे ही हल्दी को डायबिटीज़ में या शुगर जिसे हम लोग बोलते हैं, कि वो अगर किसी को बीमारी है तो उसमें भी हल्दी का बहुत इफ़ेक्ट आता है। हल्दी बहुत अच्छे से उसमें हेल्प करती है। उसमें हल्दी को आंवले के साथ मिला के दिया जाता है, और हनी, अगर आपको प्योर हनी मिले तो उस इन तीनों का जो कॉम्बिनेशन है, मतलब हल्दी, आंवला और थोड़ी-सी शहद, ये तीनों मिला के डायबिटीज़ में, ना, शुगर की बीमारी में लेना भी बहुत इफ़ेक्टिव है। इससे कि अंदर जो उम, इंसुलिन बनाने की जो प्रक्रिया है, उसमें ये हेल्प करता है। अ, तो हल्दी के बहुत सारे मल्टीपल इफ़ेक्ट हैं। ना, खाने में हम लोग जो हर एक खाने में हल्दी डलती है, उसका भी यही रीज़न है कि हल्दी जो एंटी बैक्टीरियल है, तो हमारी इम्यूनिटी भी बढ़ाती है। ना, एंटी इन्फ्लेमेटरी है, तो कहीं-कहीं अगर कहीं इन्फेक्शन हो गया या सूजन हो रही है, तो वो हमारी बॉडी की जो इम्यूनिटी है, उसको बढ़ा के उसको अंदर ही हील कर देती है। तो आप देखें कि अगर आप घर का बना हुआ फ्रेश इन सब मसालों से बना हुआ खाना खाते हैं, तो हम लोग बोलते हैं ना कि घर का खाना खाने से इम्यूनिटी बनती है। हाँ, उसका रीज़न ये स्पाइसेस ही हैं। स्पाइसेस जो हैं हमारे खाने को पचाने में हेल्प करते हैं,
तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक रखते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक है तो दैट मीन्स हम जो खाना खा रहे हैं उसका पूरा न्यूट्रिशन हमें मिल रहा है। पूरा न्यूट्रिशन मिलेगा तो ऑब्वियसली हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग रहेगी। ना? तो हल्दी का इसमें बहुत ज़्यादा इफेक्ट, हल्दी या सभी मसालों का उसमें बहुत ज़्यादा इफेक्ट है। तो हल्दी वाला दूध अगर सब तरह के लोग ले सकते हैं, वात और कफ प्रकृति के लोग तो ले ही सकते हैं, पित्त प्रकृति के लोग हल्दी को थोड़ा-सा घी में भून के रखें और फिर उसको दूध में डाल के लें तो वो उनके लिए बिल्कुल सूटेबल है। अगला हम बात करते हैं जीरा, जैसे क्यूमिन। बहुत ही कॉमन स्पाइस है, जैसे हल्दी थी वैसे ही बहुत कॉमन स्पाइस है। स्पेशली नॉर्थ पार्ट ऑफ इंडिया में ये बहुत कॉमनली यूज होता है। मोस्टली डिशेस में आपको जीरा तो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में दिखता ही है। तो जीरा जो है ये एक वात और पित्त दोनों प्रकृति के लोगों के लिए अच्छा है। कफ के लिए भी ये इक्वली ही अच्छा है। तो वात और पित्त को ये कम करता है पर कफ को भी बढ़ाता नहीं है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि त्रिदोषिक है। लाइक किसी भी प्रकार की प्रकृति आपकी क्यों नहीं है, आप जीरा आराम से ले सकते हैं। जीरा जो है दीपन पाचन होता है। दीपन पाचन मतलब पेट के लिए बहुत अच्छा है। एक तो आपकी डाइजेस्टिव पावर बढ़ाता है और अगर खाना पुराना मतलब पहले का खाना खाया हुआ पचा नहीं है या पेट में भारीपन हो रहा है तो भी जीरा बहुत हेल्प करता है। उसमें जीरे का पानी है या जीरे को बाकी और मसालों के साथ मिक्स करके लेते हैं या गर्म पानी से थोड़ा सा भुना हुआ जीरा लेते हैं, उसमें ये बहुत इफेक्टिवली काम करता है। ऐसे ही जहां हम बात करते हैं कि ये पित्त के लिए अच्छा है, तो ये एसिडिटी जैसे पेट में जलन हो रही है या खट्टे डकार आ रहे हैं, उस सब में भी जीरा हेल्प करता है। उसको लेने का तरीका क्या है कि अगर आपको एसिडिटी हो रही है, पेट में जलन हो रही है, तो थोड़ा सा जीरा लेके उसको कूट के या जीरे का पाउडर लेके उसको मिश्री के साथ मिक्स करके तो आप हल्के से पानी के साथ उसको निगल के ले सकते हैं या उसको चबा के ले सकते हैं। तो उसमें एसिडिटी में बहुत अच्छा हेल्प करता है। ऐसे ही अगर खट्टे डकार आते हैं तो जीरे को हमें काला नमक है या फिर सेंधा नमक है, उसके साथ मिला के अगर हम जीरा हल्का सा कूट के सेंधा नमक मिला के उसके साथ लेते हैं तो खट्टे डकार आना, एसिडिटी होना उसमें ये हेल्प करता है। ऐसे ही अतिसार मतलब अगर लूज मोशंस हो रही हैं, उसमें भी जीरा जो है वो बहुत हेल्प करता है बिकॉज़ ये डाइजेस्टिव होता है। डाइजेस्टिव होने की वजह से इसको हम लोग अतिसार में लाइक लूज मोशन इनडाइजेशन होने की वजह से जो लूज मोशंस होती हैं, उसमें यूज़ में ले सकते हैं। उसमें इसको यूज़ में लेने का तरीका है कि या तो आप छाछ में थोड़ा-सा भुना हुआ जीरा डाल दें या फिर दही में भुना हुआ जीरा डालें। तो ये दोनों चीज़ें हैं जो वो भी पाचन में हेल्प करती हैं और जीरा जो है उसकी फर्दर पाचन की जो क्षमता है वो बढ़ा देता है। ऐसे ही जीरे को एक्सटर्नल यूज़ में भी यूज़ करते हैं। इसमें बर्न्स में जैसे कहीं कुछ जल गया, जैसे किचन में काम करते हुए कुछ हाथ में कुछ गरम लग गया, कुछ जल गया या वैसा कुछ गरम लग गया, कहीं बर्न हो गया, ना? उस पे जीरे के पाउडर को एलोवेरा में मिक्स करके जैसे एलोवेरा का पल्प निकाला अंदर से, उसमें जीरे का पाउडर डाल के उसको अच्छे से मिक्स किया और उसका पेस्ट अगर आप वो जले हुए एरिया में लगाते हैं तो ये बहुत अच्छे से हीलिंग करता है। एलोवेरा भी कूलिंग होता है, जीरा का हीलिंग इफेक्ट भी है। तो इसका कॉम्बिनेशन जो है वो बहुत अच्छा स्किन के लिए सूदिंग भी होता है, कूलिंग भी होता है। जली हुई एरिया में एक तो ठंडक देगा, सेकेंडली वहाँ पे बहुत ज़्यादा छाले हों या डिस्कलरेशन हो जाए, वो सबको भी वो प्रिवेंट करता है। इसके अलावा जैसे हमने बात करी कि वात और पित्त के लिए बहुत अच्छा है, तो जो भी सब्जियाँ हैं जो वात को बढ़ाती हैं, उसमें हमें जीरा ज़रूर ऐड करना चाहिए। भुना हुआ जीरा है, फ्लेवरिंग तो वो देता ही है, खाने को टेस्टी तो बनाता ही है। साथ-साथ में उसका डाइजेस्टिव इफ़ेक्ट होने से वो पेट की समस्याओं को दूर करता है। ना पेट में गैस नहीं होने देगा, भारीपन नहीं होने देगा, एसिडिटी में हेल्प करेगा। ना? तो जीरे का ये सब हम लोग कॉमनली यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है धनिया। नाउ धनिया जो है उसको हम लोग यहाँ हम जिस धनिया की बात कर रहे हैं वो है धनिया की सीड्स। दोनों तरह के धनिया जो हैं वो तीनों दोषों के लिए अच्छे हैं।
मेनली पित्त के दोष जो है, पित्त को शांत करने में धनिया हेल्प करता है। तो वात और कफ को भी बढ़ाता नहीं है, क्योंकि ये शीत होता है, कूलिंग होता है, तो पित्त के लिए बहुत अच्छा है, और वात और कफ को भी बढ़ाता नहीं है, इक्वल रखता है, इक्विवेलेंट है। तो तीनों दोषों के लिए ये धनिया लेना अच्छा है। यहाँ धनिया के सीड्स की बात हम लोग कॉमनली कर रहे हैं, पर धनिया के पत्ते भी, और मैं कुछ प्रिपरेशंस धनिया की डिस्कस करने वाली हूँ, जिसमें कि धनिया के सीड्स यूज होते हैं, जो साबुत धनिया मार्केट में मिलता है उसकी बात कर रहे हैं। धनिया भी जो है वो आम के लिए बहुत अच्छा है, मतलब आपको अगर डाइजेस्टिव इश्यूज हो रहे हैं, पेट में भारीपन हो रहा है, जैसे पित्त प्रकृति के लोग हैं, उनको इनडाइजेशन हो रहा है, तो इसमें है कि ये अगर आपको हर एक धनिया का या हर एक स्पाइस का इफेक्ट पता है, तो आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपके घर में कौन सी प्रकृति के लोग हैं और उनको आपको कौन सा स्पाइस देना चाहिए। जैसे अभी मैंने बात करी कि धनिया जो है आम के लिए अच्छा है, ऐसे ही हमने बात करी थी कि अदरक और जीरा भी आम के लिए बहुत अच्छा था। आम मतलब जो इनडाइजेस्टेड फूड है, भारीपन हो रहा है पेट में, या ऐसा लग रहा है इंडाइजेशन सा हो रहा है, तो उसमें आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा स्पाइस देना चाहिए। स्पाइस तो सब सब सजेस्ट किया हुआ है, तो आपको अगर प्रकृति पता रहता है कि कौन से दोष पे इफेक्ट है, तो उसमें ये हेल्प करता है। तो पित्त प्रकृति के अगर लोग हैं, उनको इंडाइजेशन हो रहा है और भारीपन हो रहा है, तो आप अदरक या जीरे की जगह में धनिया प्रेफर कर सकते हैं, या जीरा भी पित्त के लिए अच्छा है तो वो प्रेफर कर सकते हैं। तो इसको भी लेने का तरीका है धनिये का, जैसे मैंने जीरे का पानी बताया, वैसे ही धनिये का पानी भी बना सकते हैं। धनिया जो है वो मेनली एक फ्रेग्रेंट, सभी स्पाइसेस जो है फ्रेग्रेंट है। धनिया स्पेसिफिक ऐसा है कि जिसको हम लोग कूलिंग होने की वजह से इसको ज्यादा गर्म चीज के साथ देना सजेस्टेबल नहीं है। तो धनिया को उबाल के अगर आप दे रहे हैं, बहुत ज्यादा देर उबाल रहे हैं, तो वो अच्छा नहीं है। धनिया को ठंडी फॉर्म में देना सजेस्टेबल है। जैसे रात में आपने कुछ धनिया के सीड्स लिए, उसको कूट के भिगो दिया, सुबह में आपने उसी को मसल के अच्छे से छान के उसको पानी को फिल्टर करके ले लिया, तो उसको धनिये का पानी है। तो वो जो शरीर में बर्निंग सेंसेशन होती है, जलन होती रहती है, या पित्त बढ़ने से जलन होती है, उसमें बहुत इफेक्टिव है। ऐसे ही अगर बुखार हो जाता है, बुखार में भूख नहीं लगती या खाने का मन नहीं करता, ये बुखार के एक साइड इफेक्ट है कि बुखार के टाइम पे आपको भूख नहीं लगना और ये सब होना कॉमनली होता है। उसमें धनिये का यूज जो है, अगर आपको जलन हो रही है पेट में, जैसे बहुत सारी मेडिसिन ली बुखार कम करने के लिए, पर उसके बाद भूख नहीं लग रही है या जलन हो रही है या पेट में एसिडिटी जैसा लग रहा है, तो धनिये का पानी उसमें बहुत हेल्प करता है। तो धनिये का पानी बनाने का तरीका ये है कि आप उसको भिगो दें थोड़े कुछ घंटों के लिए, और फिर उसको छान के ले लें बिना गर्म किए हुए। ऐसे ही धनिये का जो है वो एक बहुत अच्छा समर्स के लिए ड्रिंक भी बनता है। उसमें धनिया और सौंफ दोनों को इक्वल क्वांटिटी में मिला के यूज करते हैं। उसको उसका ऐसे ही रात में भिगो के सुबह में अगर आप उसका पानी बना के लेते हैं, तो उस पानी से पित्त शांत होता है, शरीर की गर्मी कम होती है, और उसमें अगर हम लोग थोड़ा सा मिश्री ऐड करते हैं, तो इट बिकम्स अ वेरी गुड समर ड्रिंक। समर्स के लिए बहुत अच्छा ड्रिंक बनता है, जो कि हमारी गर्मी भी कम करता है, हमारे पेट की डाइजेस्टिव पावर को भी स्ट्रॉन्ग रखता है। क्योंकि आप देखें तो गर्मी में हमारी डाइजेस्टिव पावर वीक रहती है, तो थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ डाइजेस्टिव चीजें लेना अच्छा है। तो गर्मी के टाइम पे आपको धनिया, सौंफ, जीरा, ये सब चीजें जो ठंडी तासीर के मसाले हैं वो लेना अच्छा होता है। ऐसे ही जो धनिया है वो पेट की समस्याएं, जैसे पेट में दर्द हो गया या उल्टी जैसा मन हो रहा है, या गैसेस हो रहे हैं, उस सब में भी धनिये का पाउडर, धनिये के सीड्स का पाउडर वो लेना बहुत अच्छा है। यहाँ हम लोग धनिये के सीड्स की बात कर रहे हैं, जो फ्रेश धनिया है उसकी बात नहीं कर रहे। फ्रेश धनिया जो है वो मेनली गार्निशिंग के लिए यूज होता है, उसमें भी यही सब इफेक्ट होते हैं, बट धनिये के सीड्स में मेडिसिनल इफेक्ट हैं वो सबसे ज्यादा रहते हैं। तो जब भी हम लोग मेडिसिनल इफेक्ट्स की बात करें, तो धनिये के सीड्स यूज करना चाहिए। अब बात करते हैं मरीच, दैट इज काली मिर्च की। काली मिर्च जो है वो उष्ण होती है, तो बहुत ज्यादा
एक्सेस में नहीं ली जाती। उसकी जब भी क्वांटिटी बात करते हैं तो बहुत छोटी मात्रा में काली मिर्च यूज़ होती है, बहुत कम क्वांटिटी में कंपैरेटिव टू अभी तक हमने जितने भी स्पाइस यूज़ किए स्पाइसेस की बात करी या फिर हम जो स्पाइसेस यूज़ करते हैं उसके कंपैरेटिवली काली मिर्च जो है बहुत कम क्वांटिटी में यूज़ करना चाहिए। हाँ, ये भी वात और कफ के लोगों के लिए बहुत अच्छा होता है। ज़्यादा क्वांटिटी में ये पित्त को बढ़ाता है क्योंकि ये भी गर्म तासीर का रहता है। इसमें भी डाइजेस्टिव इफ़ेक्ट है, डाइजेशन अच्छी रखता है, सूजन को कम करता है। विंटर्स में मेनली ठंडे इलाकों में या ठंड में काली मिर्च का बहुत उपयोग होता है। जैसे आप देखेंगे घर में अगर कोई घर में लड्डू बनाते हैं या जो सर्दी में मेनली यूज़ होते हैं या घर में कोई ऐसा डिश बनाते हैं जिसमें कि काली मिर्ची जो है आपको भाती भी, वो अच्छी भी सर्दी के टाइम पे ही लगती है, गर्मी में बहुत ज़्यादा खाने में अच्छी भी नहीं लगती। है। तो उसको काली मिर्च को डिफरेंट कंडीशंस में डिफरेंट वेज में लिया जाता है। जैसे कोल्ड कफ में काली मिर्च बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट है। आजकल भी आप देखें अगर आप लोग घरेलू काढ़े की बात करते हैं अभी जो सजेस्टिबल है ये कोविड के टाइम में उसमें भी काली मिर्च जो है वो एक स्पेसिफिक इंग्रेडिएंट बताया गया है पर बहुत थोड़ी क्वांटिटी में। तो कोल्ड और कफ के लिए उसको ज़्यादा यूज़ करते हैं। मेनली इसको शहद के साथ बहुत थोड़ी क्वांटिटी में शहद के साथ मिक्स करके लेते हैं। या फिर दूसरा तरीका रहता है कि मिश्री है, घी है और शहद है। इसमें घी और शहद जो है अनइक्वल क्वांटिटी में होना चाहिए। उसको काली मिर्च के पाउडर के साथ थोड़ा-सा या काली मिर्च को थोड़ा-सा कूट के उनके साथ लेते हैं तो वो भी कोल्ड और कफ के लिए जो ठंड की वजह से कोल्ड कफ हो जाता है उसमें बहुत अच्छा इफ़ेक्ट करता है। जैसे एक्सपेक्टोरेंट है मतलब कफ निकालने के लिए भी वो बहुत अच्छा है। वो जैसे वात और कफ के लिए अच्छा है तो उसको मधु के साथ या शहद के साथ मिक्स करके थोड़ा-सा काली मिर्ची का पाउडर वो लेते हैं तो ये हमें बहुत अच्छा इफ़ेक्ट देता है। ऐसे ही पेट खराब अगर हो जाता है, लूज़ मोशंस हो रहे हैं, तो उसमें भी काली मिर्ची का जो पाउडर है थोड़ी क्वांटिटी में वो लेते हैं तो बहुत अच्छा इफ़ेक्ट करता है। और गुड़ के साथ भी इसको मिला के ले सकते हैं। जैसे गुड़ है और काली मिर्ची है, इसको मिला के अगर आप गुनगुने पानी से लेते हैं तो ये पेट के दर्द के लिए भी बहुत अच्छा है। कोल्ड के लिए अच्छा तो है ही, मतलब ज़ुकाम के लिए अच्छा तो है ही, पर पेट के दर्द के लिए भी ये बहुत अच्छा है। और जैसे कि इसमें स्पेसिफिकली डोज़ मेंशन की है मैंने कि 0.5 टू 1 ग्राम मतलब बहुत ही थोड़ी क्वांटिटी में इसको हम लोग लेना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं सौंफ की। सौंफ अगर आप देखें तो एक बहुत ही ऐसा स्पाइस है जिसको कि एज़ अ माउथ फ्रेशनर भी यूज़ करते हैं। बहुत डिशेज़ में उसको यूज़ भी होता है माउथ फ्रेशनर की तरह जैसे खाने के बाद थोड़ी-सी सौंफ चबा ली या सौंफ या जीरा मिक्स किया हुआ वैसा कुछ मिक्सचर चबा लिया बिकॉज़ इसमें डाइजेस्टिव इफ़ेक्ट है। ये भी खाने को पचाने में हेल्प करती है। खाना अगर पचने में भारी है या ज़्यादा खा लिया या एसिडिटी हो रही है, जलन हो रही है, तो सौंफ को थोड़ा-सा आप चबा के ले लें, हर बार खाना खाने के बाद सौंफ को चबा के लें, तो ये पित्त को भी शांत रखता है ये। वात और पित्त के लिए बहुत अच्छा है, कफ को भी इक्विवेलेंट बैलेंस करता है, कफ को भी बढ़ाता नहीं है। ज़्यादा क्वांटिटी में लेते हैं तो कफ को बढ़ा सकता है, बट लिमिटेड क्वांटिटी में जब लेते हैं तो ये कफ को भी नहीं बढ़ाता, तो ये भी तीनों दोषों के लिए बहुत अच्छा है। इसी के साथ ये मेध रसायन भी कहते हैं। मेध रसायन होता है कि माइंड के लिए बहुत अच्छा है। मतलब आपकी जो कंसंट्रेशन है, आपकी मेमोरी पावर है, माइंड है, आपकी इंटेलिजेंस है, उसको भी बढ़ाने में सौंफ का बहुत अच्छा इफ़ेक्ट है। ऐसे ही जैसे मैंने बात करी थी कि अब धनिया और सौंफ का पानी, गर्मी में धनिया और सौंफ का पानी सजेस्टिबल है कि दोनों को रात में थोड़ा-थोड़ा इक्वल क्वांटिटी में लेके कूट के उसको भिगो दिया और सुबह में छान के अच्छे से मसल के छान के ले लिया। वो जो है समर ड्रिंक बनती है सौंफ और धनिया को मिला के। सौंफ, धनिया और धनिया के सीड्स, धनिया के लीव्स नहीं, धनिया के सीड्स और ये मिक्स करके अगर आप इसमें थोड़ा-सा या तो मिश्री या फिर पाउडर शुगर ये सब डालते हैं तो ये भी बहुत अच्छा इफ़ेक्ट करता है। साथ में इसका जो फ्लेवर है वो तो पेट की समस्याओं के लिए हेल्पफुल होता ही है। तो थोड़ा-सा जीरा या सौंफ मिक्स किया हुआ या सिर्फ़ सौंफ हर बार खाने के बाद चबा के लेते हैं तो डाइजेस्टिव इफ़ेक्ट है उसका। सब सब प्रकृति के लोग ले सकते हैं।
किसी के लिए ये नहीं है कि कफ को ज़्यादा बढ़ा देगा या ऐसा कुछ नहीं है, सब तरह के लोग ले सकते हैं। तो एज़ अ माउथ फ्रेशनर भी बहुत अच्छा है, एज़ अ डाइजेस्टिव इफ़ेक्ट भी खाने के बाद लेने में ये बहुत अच्छा बताया गया है। उसके बाद बात करते हैं हींग की। हींग बहुत थोड़ी क्वांटिटी में यूज़ होती है, मगर वो थोड़ी-सी क्वांटिटी भी बहुत इफ़ेक्टिव है। तो इसको भी, क्योंकि ये भी उष्ण होती है और बहुत तीक्ष्ण होती है, तीक्ष्ण मीन्स बहुत शार्प होती है, तो इसको आप ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़ नहीं कर सकते, इसको भी पिंचेज़ में यूज़ होता है मेनली ये, हाँ? तो वात और कफ के लिए बहुत अच्छा है, मगर उष्ण होने से पित्त को बढ़ाता है। तो ऐसे ही पित्त प्रकृति के लोग अगर लेते हैं तो या तो घी में भुनी हुई हींग लेना चाहिए, हाँ? या फिर बहुत ही थोड़ी क्वांटिटी में, जैसे कि ठंड के मौसम में बहुत थोड़ी क्वांटिटी में हींग लेते हैं तो उनको कोई दिक्कत नहीं करता, ना? ऐसे ही हींग का जो है वो पेन रिलीविंग इफेक्ट बहुत अच्छा है। इंटरनली भी यूज़ करने में, मतलब खाने में भी, और एक्सटर्नल यूज़ करने में भी। जैसे हींग को अगर आप घी में मिक्स करते हैं, हाँ, और उसमें थोड़ा-सा नमक डाल के देते हैं, तो ये पेट में जो स्पाज़्मोडिक पेन होती है, मतलब एक तरह से रुक-रुक के जो दर्द होता है, उसमें बहुत अच्छा इफ़ेक्ट आता है। इसी मिक्सचर को, हींग को थोड़ा-सा घी में भुनी हुई हींग को का अगर आप पेस्ट बनाते हैं, हल्का-सा वार्म करके, हल्का-सा गरम करके, तो उसको अगर आप पेट में लगाते हैं, मेनली ये बच्चों के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे बच्चों को पेट में दर्द हो रहा है, गैस की वज़ह से दर्द हो रहा है, या कुछ इंडाइजेशन की वज़ह से दर्द हो रहा है, जैसे छोटे बच्चे हैं जो रो रहे हैं, हमें बता नहीं पाते कि पेट में दर्द हो रहा है या क्या है, हाँ? तो उसको उनको ये इंटरनली सुजेस्टिबल नहीं है, बिकॉज़ गरम भी होती है और बहुत शार्प भी होती है, तीक्ष्ण होती है। तो उसमें पेट दर्द में उनकी अगर आप नाभि के पास इस पेस्ट को, इस मिक्सचर को लगाते हैं, तो ये उनको तुरंत आराम देती है। तुरंत उनके पेट के दर्द को गैस की वज़ह से या इंडाइजेशन की वज़ह से ये उसको शांत करती है। ऐसे ही रेस्पिरेटरी इश्यूज़ के लिए भी हींग जो है वो बहुत अच्छा इफ़ेक्ट करती है। इसमें कि जो है आप हींग का चेस्ट में लेप करते हैं, या बैक ऑफ द चेस्ट, मतलब पीठ में ऊपर की तरफ लेप करते हैं, उसमें भी हींग बहुत अच्छा इफ़ेक्ट करती है। एक हींग का बहुत अच्छा इफ़ेक्ट और आता है कि अगर दाँत में दर्द हो रहा है, दाँत के दर्द के लिए, दाँत के दर्द के लिए भी अ, हींग को आप थोड़ी-सी हींग का लाइक चुटकी या छोटा-सा उसका पीस जहाँ दर्द हो रहा है वहाँ पे लगा दो, ना वहाँ पे रख दो, एंड देन जो टूथएक है, दाँत में दर्द है, उसमें ये बहुत अच्छा हेल्प करता है, तुरंत हेल्प करता है ना? थोड़ी-सी हींग लेके लगा दिया, बिकॉज़ पेन रिलीविंग इफ़ेक्ट होने की वजह से ये लोकल एक्शन भी इस हिसाब से देता है। ना? तो इसके साथ हम लोग आज का एक बार यहाँ सेशन खत्म करते हैं। हमने कॉमन स्पाइसेस इस बार डिस्कस किए हैं। इसके अलावा बहुत सारे और स्पाइसेस हैं जिनको हम लोग अगले सेशन में, सेम नेक्स्ट सैटरडे 5 to 6 में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, है ना? जितने भी जैसे राई है, लहसुन है, और जो हमारे जितने भी स्पाइसेस हमने अभी कवर नहीं किए हैं, ना, वो सब हम लोग, अजवाइन है, ये सब को हम लोग नेक्स्ट सेशन में अपने कवर करने वाले हैं। आप में से अगर किसी की कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो यू आर मोस्ट वेलकम। डॉक्टर साहब, वेरी इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन। नॉर्मली हम ये चीज़ें तो यूज़ करते हैं, बट लेकिन इनके फ़ायदे पता नहीं होते। जी। तो ये तो बिकॉज कि वी कैन अपडेट आवर सेल्फ, तो ऐसे सेमिनार जो होते हैं, तो देन अगेन कि ये फैमिलीज में अगर इनको बताया जाता है, तो यूज़ तो हम सभी कर रहे हैं, बट लेकिन उसके फ़ायदे फ़ायदे और उसके अपडेशन हमारे को मिल नहीं पाती जी। कि कैसे होता है। तो नाउ कि भाई अब तो अपडेट हो गए कि भी जो जो चीज़ें ने बताई हैं, तो अपने आप को हमने अपग्रेड कर लिया। जी। वेरी इंफॉर्मेटिव लेक्चर। थैंक यू सो मच। हमारे आगे आगे आने वाले सेशन में भी हम लोग
नेक्स्ट वीक के बाकी के जो हमारे कॉमन स्पाइसेस हैं जो बच रहे हैं उनको भी डिस्कस करने वाले हैं। तो इवन जो हमने आज स्पाइसेस यूज किए हैं उसमें से भी अगर आप में से किसी को कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो, तो हम लोग नेक्स्ट वीक भी उसको डिस्कस कर सकते हैं। आप में से अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो हम लोग अपना आज का सेशन यहाँ समाप्त। डॉक्टर साहब, एक जीरा आता है मार्केट में, एक जीरी भी आती है, तो इसमें कोई डिफरेंस होता है इसमें? जी, इफेक्ट में डिफरेंस होता है, हम लोग उसको नेक्स्ट वीक डिस्कस करने वाले हैं। ठीक डॉक्टर साहब। और किसी को कुछ क्वेरी है तो पूछ सकते हैं। अभी किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम लोग आज का अपना सेशन यहाँ समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट सैटरडे सेम 5 to 6 हम लोग अपने इसी सेशन को, इसी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे बाकी और स्पाइसेस के साथ। आप सबका धन्यवाद इस सेशन में जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच।